भारत के इतिहास में रानियां सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि तलवार हाथ आ जाए तो वो रूपवती लक्ष्मी महाभयंकर डरावनी महाकाली का रूप धारण कर लेती है। इतिहास का हर एक पन्ना महिलाओं के शौर्य और बलिदान के किस्सों से भरा हुआ है और आज हम उस जाबाज महिला योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने भूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाई और अंग्रेजों का सर्वनाश करने का जिम्मा उठाया। उस महिला से प्रभावित होकर झांसी की रानी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ी थी। उस मर्दानी योद्धा का नाम था भीमाबाई होलकर। मराठा साम्राज्य का भगवा हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में लेकर जाने वाले परम योद्धा बाजीराव पेशवा की मदद से मध्य प्रदेश में मराठा साम्राज्य की एक शाखा का जन्म हुआ। महान सेनानी मल्हार राव होलकर के लिए वो मालवा प्रांत कर्मभूमि समान था। आगे चलकर पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने इस भूमि का निस्वार्थ पालन पोषण किया। फिर समय के अनुसार तुकोजीराव होलकर की बहादुरी के समक्ष इस महान राज्य का बाल बाका भी ना हो पाया। उसके बाद मराठा साम्राज्य की एक एक दीवार गिरने लगी। फिर मालवा प्रांत के इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा महाराज यशवंत होलकर का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने जीते जी अंग्रेजों को मालवा में घुसने नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद मालवा तथा इंदौर पर संकट के बादल मंडराने लगे। इस संकट का उन्हीं की बेटी रणांगण मर्दानी भीमाबाई होलकर ने सामना किया। वो तारीख थी 21 दिसंबर 1817। मराठा और अंग्रेज तीसरी बार आमने सामने आ गए। दक्षिण भारत के सारे मराठे राज परिवारों ने अंग्रेजों को भगाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन चतुर और अत्याधुनिक हथियार से लड़ने वाले अंग्रेजों ने मराठों को इस प्रकार से हरा दिया कि वे दोबारा उठ नहीं पाए और इस तरह से अखंड हिंदुस्तान पर कंपनी राज लागू हुआ था। लेकिन इस कहानी के सैकड़ों जाबाज शूरवीरों में से एक भीमाबाई होलकर भी थी। अपने महान पिता की मृत्यु के बाद भीमाबाई ने ही मालवा प्रांत को अपराजित रखा हुआ था और उन्हें साथ दे रहे थे हरिराव होलकर, जो तुकोजी राव होलकर के छोटे बेटे विठोजी के जाबाज बेटे थे। वो दोनों मिलकर मालवा प्रांत की गद्दी पर बैठे। 11 साल के मल्हार राव होलकर तीसरा की हिफाजत कर रहे थे। आपको बता दूं कि उस वक्त खुद भीमाबाई और हरिराव 22 साल के थे। इतनी सी उम्र में ये लोग भारत माता के इस छोटे से टुकड़े के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार बैठे थे। जहां हर युद्ध में एक जाबाज सेनापति होता है, ठीक उसी तरह भीमाबाई होलकर के 63 तोपों की लगाम रोशन बेग ने संभाली हुई थी और इन सब में जावरा नगर के जागीरदार गफूर खान भी भीमाबाई होलकर के साथ खड़े थे। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे थॉमस हिस्लॉप भी अंग्रेज की बड़ी सेना के साथ महिदपुर की तरफ कूच कर रहा था। महिदपुर के बगल से बहने वाली शिप्रा नदी ने उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर खून खराबा देखा। मालवा प्रांत के उन जाबाज योद्धाओं को अंग्रेजों को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर ही दिया था। लेकिन भीमाबाई ने जिस इंसान पर भरोसा किया, उस गफूर खान ने ऐन मौके पर धोखा दिया और अंग्रेजों ने भी ठीक उसी निशाने पर पलटवार किया। पर इस बार रणमर्दिनी भीमाबाई की दहाड़ती तलवार ने थॉमस की दुनिया हिला दी। गद्दार गफूर खान के चले जाने के कारण भीमाबाई के पास बहुत कम मात्रा में सैनिक बचे थे। दूसरी तरफ रोशन बेग ने अपना बलिदान देकर मराठों के नमक का फर्ज अदा किया। देखते देखते कायर अंग्रेजों ने मराठों के सारे तोप निगल लिए। उनके पीछे लड़ रहे तात्या जोग नामक योद्धा को किसी भी हालत में 11 साल के राजा को युद्ध के मैदान से दूर लेकर जाना पड़ा। सैकड़ों तलवारों के घाव का सामना करते हुए तात्या जोग राजा को लेकर रतलाम की तरफ रवाना हो गए। अब संग्राम में भीमाबाई और हरिराव अकेले खड़े थे। देखते देखते सारे मराठे मर गए और भीमाबाई तथा हरिराव एक दूसरे के नजर से दूर हो गए। दुर्भाग्य से ये युद्ध मराठे हार चुके थे। रणभूमि पर हरिराव अकेले रह गए। वे चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास युद्ध का मैदान छोड़ने के अलावा और कोई दूसरा चारा बचा नहीं था। हरिराव के चले जाने के बाद अंग्रेज जश्न मनाने लगे, लेकिन अंग्रेज का सेनापति थॉमस भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें क्या पता था कि शिप्रा नदी के किनारे भीमाबाई अकेले रहकर एक एक अंग्रेज का खात्मा कर रही थी। दूसरी ओर थॉमस उस रणांगण मर्दानी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में तलवार लेकर खड़ी उस युद्ध की देवी ने हार नहीं मानी थी। आहिस्ते आहिस्ते वे देवी कमजोर हो रही थी। वो जितनों को मारती उतने लोग दोबारा आकर लड़ने लगते। थॉमस भी भीमाबाई के गिर जाने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार यही होना था। थककर भीमाबाई खुद से इस युद्ध भूमि पर गिर गईं और थॉमस ने उन्हें कैद कर लिया।
महिदपुर के इस निर्णायक लड़ाई के बाद इंदौर के हारे हुए राजा के साथ अंग्रेजों ने समझौता कर लिया, लेकिन घमंडी और चालाक अंग्रेजों ने भीमाबाई को रिहा करने से मना कर दिया। वे जानते थे अगर भीमाबाई रिहा हो गई तो इस बार अंग्रेजों का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने इस देवी को आजीवन जेल में रखा और 28 नवंबर 1858 को जेल में ही भीमाबाई की मृत्यु हो गई। भीमाबाई का प्राथमिक जीवन तथा विवाहित जीवन की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल इतना बता दूं कि भीमाबाई का जन्म भी जेल में हुआ था और शादी के 2 साल बाद विधवा हो चुकी थी। शेष जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।